नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के सबसे पहले अध्याय, जहां पर हम संस्कृत से आपका परिचय कराएंगे और किस प्रकार से संस्कृत साथियों आपके एग्जाम में पूछी जाती है उस पर यहां पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें। हम बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत की, चाहे आप यूपी टेट के स्टूडेंट हो, उत्तराखंड टेट के स्टूडेंट हो, सुपर टेट के स्टूडेंट हो, एमपी टेट के स्टूडेंट हो, राजस्थान के स्टूडेंट हो, यह क्लास संस्कृत के लिए सभी के लिए है। यहाँ पर हम जो आपके साथ डिस्कशन करेंगे आज, वो करेंगे वर्ण विचार के चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे कि आखिर जो संस्कृत है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। जब आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए किसी भी भाषा के लिए, या यह कहा जाए कि जो भाषा होती है उसके कितने अंग होते हैं, या आपसे यह कहा जाए जो संस्कृत शब्द है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो जब आप संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको सीधा सा दो चीजें दिखाई देती हैं कि इसमें एक तो सम क्या है अपने आप में, सम अपने आप में उपसर्ग नजर आता है। ठीक है, सम क्या नजर आता है आपको, सम उपसर्ग नजर आता है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं यहां पर कृ शब्द की, तो कृ अपने आप में दोस्तों धातु के तौर पर जानी जाती है। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें कित प्रत्यय होता है। क्या होता है इसमें? कित प्रत्यय होता है, जो हमको दोस्तों क्या दे देता है, संस्कृत शब्द दे देता है। ठीक है, क्या देता है भाई, आपको संस्कृत शब्द दे देता है। यहां पर हमने इसकी बात कर ली है, क्या है अपने आप में, ये आपका प्रत्यय हो गया। अगर आप बात करते हैं कि संस्कृत क्या होती है, तो संस्कृत का सीधा सा अर्थ होता है, एक छोटा सा अर्थ, कि संस्कृत मतलब हमारे लिए क्या होता है भाई, शुद्ध होना। शुद्ध से तात्पर्य आप समझ रहे हो, शुद्ध से तात्पर्य होता है परिष्कृत होना। क्या होना? परिष्कृत होना। आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो भाई, परिष्करण कर रहे हो ना उसका, तो वो साथियों क्या बनती है, संस्कृत बन जाती है। मतलब शुद्धकरण का एक रूप माना जाता है। किसको भाई? इसी को। किसको? इसको मतलब समझ रहे हो आप, किसको? संस्कृत को। अब बात आती है कि जब हम संस्कृत को सीखने का प्रयास करते हैं तो वहां पर हमें भाषा देखने को मिलती है। क्या मिलती है मित्रों? भाषा देखने को मिलती है। और जो भाषा शब्द आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी उत्पत्ति पर यदि जाने का प्रयास करें तो इसमें आपको भास धातु देखने को मिलती है। क्या मिलती है मित्र? भास धातु देखने को मिलती है। और भास धातु के साथ में आपको इसका टाप प्रत्यय मिलता है। क्या मिलता है मित्रों? इसमें आपको टाप प्रत्यय मिलता है। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या? व्याकरण। क्या मिलेगा मित्र? व्याकरण जो है, व्याकरण में यदि आप देखते हैं तो इसमें वि और आंग, ये दो आपके क्या रहते हैं, उपसर्ग रहते हैं। इसके अलावा अगर हम क्र की बात करें तो इसमें क्र अपने आप में धातु के तौर पर इस्तेमाल होती है, और लुट जो होता है वो इसमें आपका प्रत्यय इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या लिखने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपके समझ में ये आ जाए कि जो संस्कृत व्याकरण शब्द है, संस्कृत व्याकरण शब्द है, उसमें कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है, उसमें कौन कौन से प्रत्यय के बारे में कहा गया है, और उसमें कौन कौन सी उपसर्ग के बारे में आपको बताया गया है। तो यहां पर साथियों आप इसे नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपकी धातु हो जाती है और ये आपका प्रत्यय हो जाता है। ये तो नॉर्मल बात हो गई जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है कि भाषा जो है वो है क्या। भाई भाषा जो होती है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक तरीका होता है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। भाषा साथियों आप सभी जानते हैं कि भाषा अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार मतलब तीन इसके प्रकार बताए गए हैं, भेद कहे गए हैं। एक को हम लिखित भाषा कहते हैं, एक को मौखिक भाषा कहते हैं, और एक को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में लिपिबद्ध किया गया ज्ञान होता है,
जिसमें कुछ आपको चिन्ह दिए जाते हैं, उनको पहचान कर आप क्या करते हैं, उस भाषा को लिखने का या अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वहीं पर मौखिक भाषा दोस्तों क्या होती है, जहां पर हम अपने विचारों को मौखिक तरीके से सुनने और समझने का प्रयास या सुनाने का प्रयास करते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। संकेतों के माध्यम से समझाई गई भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अब ये तो बात हो गई कि भाषा के कौन कौन से भेद हैं, ठीक है। लेकिन जब आपसे चर्चा यह की जाए कि भाषा के अंग कौन कौन से हैं, क्या कहा जाए कि भाषा के अंग कौन कौन से हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। भाषा के भेद अलग हैं आपके, क्या है मित्र, भाषा के भेद अलग हैं। भाषा के भेद, भाई भाषा के कौन कौन से भेद हैं। अब देखो यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पे आपके मौखिक भाषा आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। आपको यहां पर लिखित भाषा देखने को मिल रही है, और सांकेतिक भाषा भाषा है लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत में कम देखने को मिलता है। लेकिन मेरा प्रश्न था आपसे कि भाषा के अंग कौन कौन से हैं। जब आपसे भाषा के अंगों की चर्चा की जाए, क्या की जाए, भाषा के अंग कौन कौन से हैं, तब आप क्या देखोगे कि भाषा के दो अंग होते हैं। एक होता है साहित्य और दूसरा होता है व्याकरण। क्या होता है, एक होता है आपका साहित्य, ठीक है, और दूसरा होता है आपका व्याकरण। आप समझ गए ये बात। हमने आपसे बात की कि भाषा के दो अंग होते हैं, एक होता है साहित्य और दूसरा होता है व्याकरण। जब साहित्य की चर्चा की जाती है, किसकी, जब साहित्य की चर्चा की जाती है, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपसे बात की जाती है लोक कल्याणकारी काव्य जितने भी होते हैं, जिनमें आप किसी भी प्रकार से आम जनता के कल्याण की परिचर्चा करते हैं, उसे लोक कल्याणकारी साहित्य या उसे हम साहित्य कहने का प्रयास करते हैं। जो भी रचना होती है उसे साहित्य कहा जाता है। व्याकरण में एक शब्दों के अनुशासन को शब्दानुशासन कहा जाता है। मतलब जहां पर आप किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने का प्रयास करेंगे, आम जनता में उसको समझाने का प्रयास करेंगे, उसे आप व्याकरण कहते हैं। अब यहां पर जो आप चर्चा कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं किसकी, साहित्य की। तो साहित्य में जो चर्चा होती है वो होती है वेदों के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होती है, वेदों के अंदर होती है। तो संस्कृत में जो वेद होते हैं इनकी जानकारी आपको कराने का प्रयास किया जाता है, और कहा गया कि संस्कृत के अंदर जो वेद होते हैं ना, वेद, उनके कौन कौन से 6 अंग होते हैं। तो वेद के 6 अंग में शिक्षा आती है, व्याकरण आता है, निरुक्त आता है, छंद आता है, ज्योतिष आता है और कल्प आता है। क्या आता है, फिर से एक बार समझिए। वेद के अंतर्गत शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प और ज्योतिष आता है। लेकिन कभी कभी आपसे कहा जाता है कि जो व्याकरण होता है इसकी तुलना किससे की गई है, जो शिक्षा होती है उसकी तुलना किससे की गई है, जो आपका छंद होता है यह संस्कृत में क्या माना जाता है। तो इसकी तुलना पूरी तरह से एक मनुष्य के तौर पर की गई है। अब मनुष्य के तौर पर आप जानते हो कि मनुष्य के अंदर मुंह होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नेत्र होते हैं, कान होते हैं। उसी प्रकार से कहा गया कि जो वेदों के 6 अंग हैं उसमें जो शिक्षा होती है वो नासिका से कनेक्ट करती है, जो व्याकरण होता है वो मुख से कनेक्ट करता है, छंद होता है वो पाद से कनेक्ट करता है, निरुक्त को साथियों कान मान के चला जाता है कि निरुक्त कान की तरह से काम करते हैं, ज्योतिष को साथियों नेत्र माना जाता है यहां पर। और कल्प के बारे में जब बात की जाए तो कल्प साथियों संस्कृत व्याकरण में आपके हाथ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। यहां पर अब बात आती है कि सर आपने जो बात कही कि यहां पे एक साहित्य होता है, दूसरा व्याकरण होता है। तो व्याकरण के देखो यहां तो हमने ये साहित्य के बारे में बता दिया, अब व्याकरण क्या होता है। भाई व्याकरण मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी चीज को नियम अनुसार कराने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं
उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, उसको व्याकरण कहते हैं। मतलब यह भी समझ सकते हो आप कि शब्दों को लेकर बताए जाने वाला जो नियम होता है, अनुशासन होता है, उसे शब्दानुशासन कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताए, जो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताए, उसे व्याकरण कहा जाता है। अब कहा गया कि जो व्याकरण होता है उसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम वैदिक व्याकरण मानते हैं और दूसरे को लौकिक व्याकरण मानते हैं। तो पहले को हमने क्या नाम दिया है, ऊपर लिखेंगे आप, व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद। अब जो व्याकरण के जो भेद होते हैं इनके बारे में आपसे कहा गया कि भाई पहला हमारा वैदिक व्याकरण होता है, और नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो वह हमारा लौकिक व्याकरण होता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको मैं अभी बता दूंगा कि वैदिक व्याकरण के अंतर्गत क्या होता है। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार जिस व्याकरण का जिक्र किया जाता है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार जिस व्याकरण का जिक्र किया जाता है उसे हम वैदिक व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार जिस व्याकरण का जिक्र आपसे किया जाता है उसे वैदिक व्याकरण कहा जाता है। समझ रहे हो आप, इसमें किसका जिक्र देखने को मिलता है, इसमें आपको पाणिनि शिक्षा का जिक्र देखने को मिल जाता है। पाणिनि शिक्षा के जिक्र देखने को मिलता है। अब समझिए पाणिनि शिक्षा में ऐसा क्या होता है, एक लाइन में छोटी सी बात समझ लीजिएगा, ठीक है, जो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यहां पर दिमाग में डाल लो कि क्या होती है प्रॉब्लम। पाणिनि शिक्षा के अनुसार, ठीक है, क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, स्वर वर्ण की संख्या। पाणिनि शिक्षा के अनुसार अगर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताओ स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो स्वर वर्ण की संख्या होती है वो 21 या 22 निकल के आती है। ठीक है, ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार होता है 21 या 22। यहीं पर यदि आपसे यह कहा जाए कि जो व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितनी होती है, यह संख्या 42 निकल के आती है। 42 और 21 कितना होगा, 63 होगा। और आपसे कहा जाए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप सीधा सा एक तात्पर्य समझ लीजिए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्णों की संख्या होती है, अगर आपसे यहां यह कह दिया जाए, ये छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको जो बिल्कुल छोटी सी है, वर्णों की संख्या, तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्णों की संख्या होती है वह आपकी 63 या 64 बताई जाती है। ऑप्शन में आपको 63 या 64 इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। जहां तक मैक्सिमम चांस रहते हैं वो ये रहते हैं। तो पाणिनि शिक्षा हमें कम पढ़ने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों क्यों इसका वो चीज अलग है, क्यों मिलती है, क्या मिलता है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए अब यहां पे क्या होता है, पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत आप ये समझिए होता क्या है, जिससे कि ये जो आपके वर्ण होते हैं वो 21 या 22 गिने जाते हैं। दरअसल यहां पर अगर हम बात करें 21 या 22 के अंतर्गत, आप ये वाली चीज समझिएगा अभी, है ना, ये वाली चीज समझ के चलिए, जिससे कि आगे समस्या ना आए कि पाणिनि शिक्षा में 63-64 वर्ड कैसे हो गए। तो आप नीचे लिखते हुए चलिएगा, वहां पे जगह नहीं थी तो मैं यहां लिख रहा हूं। यहां पे आपसे सीधी सी एक बात कही जाती है कि संस्कृत के अंतर्गत जो मूल स्वर होते हैं, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, परेशान ना होइए कि सर ने ये बीच में टॉपिक ले लिया, बीच में नहीं लिया है, ये वैदिक, ये हमारे वैदिक संस्कृत में है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं मैं। मूल स्वर की संख्या 5 होती है, जिसमें आपको कहा गया अ, ई, उ, ऋ और लृ। ठीक है, अ, ई, उ, ऋ और लृ। इसके अलावा हमारे पास यहां पर होता है गुरु स्वर।
अब आप समझ रहे हो भाई, वहां पे मूल स्वर लिखा है और यहां गुरु स्वर लिखा है। मूल मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, हिरस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। अब इनकी जो संख्या होती है वो होती है 8। कितनी होती है? 8। अब आप कहेंगे कौन कौन सी? आ, ई, उ, दीर्घ ऋ, ए, आई, ओ, औ। आप देखोगे कि 8 और 5 13 हमारे जो स्वर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं कुल स्वर वर्णों के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि प्लुत के भेद होते हैं कितने? 9। यहां पे प्लुत स्वर को भी काउंटिंग में लिया जाता है पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत। और वे वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो वे वर्ण आपके अ, ओम, ऐसे करके, ई, उ, ऋ, लृ, इन सबके पीछे ओम लगेगा, जिससे कि ये भेद क्रिएट हो सके कि भाई ये वहां से कैसे भिन्न है। समझ गए आप सभी? क्लास आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। और आप रेगुलर क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं जो जिस भी आप एग्जाम को देना चाहते हैं। जिस भी क्लास के स्टूडेंट अधिक होंगे उस क्लासेस को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आपको यह बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये जो वर्णों की संख्या निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है? 21 या 22 निकल के आती है। वहां पर जो बात लिखाई थी मैंने आपको दिखा भी दिया कि 21 या 22 किस प्रकार से होती है। चले आगे। ये तो हमारी हो गई 22 संख्या। अब बात करते हैं व्यंजन। मैंने आपको वहां पर 42 बताए हैं। देखते हैं हम कितने काउंटिंग में ला पाते हैं। व्यंजन के अंतर्गत आप जाओगे तो व्यंजन जो है वो आप जानते हो कि कुल व्यंजन जो है वो आपके 33 होते हैं। तो पहली चीज तो वही आप समझ लीजिए कि स्पर्श के अंतर्गत आपके 25 आते हैं, 25 वर्ण। अंत्यष्ट के अंतर्गत, ये बस याद कर लो, अभी अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो बस याद कर लो। ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि स्पर्श में क्या क्या होता है, अंतस्थ में क्या क्या होता है। एक समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, अगर यहीं पे अगर सारी चीजें बताने लगा तो। ऊष्म के अंतर्गत आपके 4 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या तो आपकी 33 हो गई। इसमें आप क्या करते हो? इसी में आप अयोगवाह और जोड़ते हो। क्या जोड़ते हो? अयोगवाह। तो अयोगवाह में जो वर्णों की संख्या होती है वह भी आपकी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है मित्र? 4 होती है। अब आप कहां जाते हो? अब आप जाते हो द्विस्पर्शी। किस पे दोस्तों? आप जाते हो द्विस्पर्शी वर्ण पर। तो द्विस्पर्शी वर्ण की संख्या 1 होती है। पुरानी संस्कृत या कोई आप लेख देखेंगे पुराना संस्कृत में लिखा हुआ दीवालों पर, तो उसमें एक ल देखने को मिलता है जो बीच में से ऐसे लटक रहा होता है। ये ल साथियों, इस ल को हम द्विस्पर्शी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विस्पर्शी वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से ये देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। चले भाई, तो इस प्रकार से हमें ये वर्णों, अब ये आपके कितने हो गए? ये आपके काउंटिंग कर लो एक बार। 33, 33 और 5, 33 और 5 कितने हो रहे हैं आपके? कितने हो रहे? बोलो। 38। कितने हो रहे? 38। अभी आप कह रहे होंगे सर 4 वर्ण कौन से होते हैं? अरे मित्रों, इसमें आप 4 वर्णों में जब जाओगे तो वे आपके संयुक्त वर्ण रहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण जिनकी संख्या 4 होती है। इस प्रकार से
यह जो काउंटिंग है आपकी, वो आपके 42 वर्ण आपको मैंने दिखा दिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जो ये बात लिखी गई थी, ये बात जो लिखी गई थी कि वैदिक व्याकरण ये होता है। अब बात आती है कि लौकिक व्याकरण किसे कहते हैं। देखो, लोक हित में जब व्याकरणाचार्यों के द्वारा, जैसे वरदराज हो गए, पतंजलि हो गए, इनके द्वारा व्याकरण को परिष्कृत करने का जब प्रयास किया गया, तो वहां पर जो व्याकरण हमारे इस्तेमाल में आने लगी वो है आपकी लौकिक व्याकरण। और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ये व्याकरण हमारे इस्तेमाल में और आपके इस्तेमाल में आती है। तो कल जो सेशन होगा वो इससे आगे का सेशन होगा कि लौकिक व्याकरण में जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, पतंजलि के बारे में, मैं बात कर रहा हूं आपसे पाणिनि जी के बारे में। वो पाणिनि शिक्षा है, यहां पर पाणिनि जी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहां पर हम जिक्र करेंगे वरदराज का, और जो सेशन होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत होगी। आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न है, वो प्रश्न जरा ध्यान से सुनिए और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न यह है कि आपको बताना है, मैंने क्लास में पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा तो आगे पढ़ाऊंगा, आपको बताना है कि रज्जु स्वर की संख्या कितनी होती है। और जिनको पता है इसका उत्तर, वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही साथ वे वर्ण भी बताएंगे कि आखिर ऋजु वर्ण कौन से होते हैं। ऑप्शन देखिएगा, 5, 7, 8, 3। आपको बताना है रज्जु स्वर की संख्या कितनी होती है। तो मुलाकात करेंगे आप सभी से एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट या उत्तराखंड टेट, कोई भी एग्जाम है, आप क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। आपको समय से संस्कृत सिखाने पर हम जोर देंगे, हम भरोसा दिलाएंगे। धन्यवाद।